Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we start CS 504 lecture number 7 जिसमें हमने सोर्स और सिंक एनालिसिस के अबाउट पढ़ना है। जब हमारी रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं उसके बाद इन रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के लिए, रिक्वायरमेंट की कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स आते हैं जिनको सिंक और सोर्स का नाम दिया गया है। अब सोर्स और सिंक हमारे पास क्या होता है? सोर्स की सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या स्टेक होल्डर डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट। एक स्टेक होल्डर जो रिक्वायरमेंट बताता है, नीड्स या कॉन्स्ट्रेंट मतलब उसकी अपनी ज़रूरियात को बताता है और शराइत को बताता है जो कि उसने सिस्टम की फंक्शनैलिटी में रखवानी होती हैं। These can be processes that generate certain information that the system may have to process or maintain. Sources of requirements are the origins from where the corresponding business process is initiated. तो सोर्स वो है जहाँ से ये सिस्टम को चलाया जाता है, ये जिसने बनवाया होता है, ठीक है। तो वो सोर्स है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई एक्सटर्नल एंटिटी है, कोई भी है, वो सोर्स है जहाँ से उसको इनिशिएट किया जा रहा है। और सिंक क्या है? सिंक क्या है? सिंक इज द consumer of certain information which provide a logical end to a business process. The sinks of requirement is a concept that help in identifying person, organization or external system that gets certain functionality from the system, जो कि सिस्टम से फंक्शनैलिटी को पकड़ता है और यूज़ करता है। वो लॉजिकल एंड ये है क्या होते हैं? दीज आर लॉजिकल एंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड वेयर ऑल रिक्वायरमेंट्स आर कंज्यूम, जहाँ से कंज्यूमर फॉर एग्जांपल सिंक जहाँ से आकर एक सोर्स एंड हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है। फिलहाल एग्जांपल बिजनेस प्रोसेस मॉडल किया, लेकिन मैं इसको आपको बताती हूँ कि ये यहाँ से इसको जनरेट किया गया है, इनिशिएट किया गया है। तो ये क्या है? इसका सोर्स है और ये क्या है? इसका सिंक है। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसेस मॉडल्स आ जाते हैं। आपने बस याद रखना है कि प्रोसेसेस मॉडल्स तीन किस्म के होते हैं, एक डोमेन मॉडल, ठीक है, फिर लॉजिकल सिस्टम मॉडल और बिजनेस प्रोसेस मॉडल। ये आपने अच्छी तरह से मॉडल्स के नेम याद रखने हैं। अब डोमेन मॉडल्स क्या होते हैं? जो सिस्टम को, प्रोसेस को बनाते हैं। अब वो डायग्राम या 3D 2D में आप कह दो, वो डायग्राम जो एक हम अपनी रिक्वायरमेंट बनाते हुए सॉफ्टवेयर को इंजीनियर को बता रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। अब क्या है कि ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज डिफरेंट मॉडल्स आर डेवलप्ड टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। So it is difficult to draw a line between these models as they complement each other. They differ in the manner information is expressed in these models. Most of these models are pictorial and contain explanation to the diagrams. Most of these models are discussed in the subsection. कुछ नीचे इसमें से कुछ भी ज़्यादातर पढ़ने वाला नहीं है, हम नीचे पढ़ते हैं, फिर भी आप इसको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लॉजिकल सिस्टम मॉडल्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास सिस्टम मॉडल्स आर टेक्निक्स यूज टू अंडरस्टैंड यूजर नीड एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज दीज टेक्निक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बिजनेस डोमेन. Software engineers develop diagrams to model different business processes. System models include user business process, user activities for conducting the business processes, processes that need to be automated, processes which are not to be automated. अब ये आपने ना बस इनको जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ लेना है, इसमें से ज़्यादा कुछ आता नहीं है वैसे, लेकिन आपने इनके नेम्स इस तरह से याद कर लेने का। प्रोसेसेस मॉडल्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, लॉजिकल प्रोसेस मॉडल, बिजनेस प्रोसेस मॉडल और डोमेन मॉडल, ठीक है। अब बिजनेस प्रोसेस मॉडल क्या है कि द फर्स्ट मॉडल दैट वी विल look at the process model. This model provide a high-level pictorial view of the business process. This model can be used as starting point in giving the business basic orientation to the reader of the document, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि बिजनेस प्रोसेस मॉडल में कुछ इस तरह से कहा गया है कि आपके पास एक मॉडल तो बना के दिया जाता है, उसके आपको सिर्फ प्रोसेसेस बताए जाते हैं, ये नहीं बताया जाता कि उस प्रोसेस में क्या काम हो रहा है। अब जैसे कि ये मैंने नीचे वाला आपको बताया था, अब जैसे क्रिएट ओपीडी बन रहा है, अब इस क्रिएट ओपीडी के पीछे क्या क्या काम हो रहा है? अब क्रिएट ओपीडी क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है रिकॉर्ड को, फिर असाइन कर रहा है ओपीडी को, फिर कैश जा रहा है, और फिर इशू जो कर रहा है वो ओपीडी कर रहा है स्लिप। अब यहाँ पर इन प्रोसेसेस में आपको डायरेक्ट ऊपर वाला स्टेप्स बताया गया कि ये स्टेप हो रहे हैं। अब ये नहीं बताया कि इस प्रोसेस को करने में कितनी देर लगती है, क्या इस प्रोसेस में और कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, इस अबाउट कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 8 आ जाता है जिसमें हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अबाउट पढ़ना है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एक और टेक्निक है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट के डोमेन तक चले जाते हैं, नॉलेज
को पकड़ने के लिए, इंफॉर्मेशन को पकड़ने के लिए। उसमें हम अपने डायग्राम को बनाते हैं, यूज़ एरो फ्लो हमने करवाना होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ हमने जाना होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या है? स्टेट ट्रांजिशन का मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर चले जाना। Are another technique to document domain knowledge. Information flows from one place to the other and each place certain action. और हर जगह पर कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। बिजनेस डॉक्यूमेंट में हमने सिर्फ ऊपर वाले एक्शंस पढ़े थे, लेकिन ऊपर प्लेसेस पढ़े थे, हमने ये नहीं पढ़ा था कि उस प्लेस में क्या एक्शन हो रहा है। लेकिन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में हम उन प्लेसेस पर जो एक्शन हो रहा होता है हम उसके अबाउट भी पढ़ते हैं, ठीक है। बिफोर इट मूव्स टू द नेक्स्ट प्लेस, अ फाइल इन एन ऑफिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ सच सिस्टम। ट्रांजिशन डायग्राम की क्या है कि एग्जाम्पल यहाँ पर बताई गई है कि एक ऑफिस में फाइल पड़ी है, उसकी ये एक एग्जांपल है। ओके, ये एग्जांपल बताई गई है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रबल रिपोर्ट प्रॉब्लम है, उसको हमने किस तरह से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में बताया गया। अब ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बताने के लिए हमने हमारे लिए रिपोर्ट की दो चीज़ें, स्टेट्स और स्टेटस होना लाजमी है। नीचे डायग्राम देखते हैं, नीचे ये डायग्राम है ना, उसी को ऊपर एक्सप्लेन किया गया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक क्वेरी मतलब कि एक प्रॉब्लम अराइज होती है। हम सबसे पहले उसको पहले प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना तो ही क्यू में गई ना, तो अगर या तो वो अप्रूव होगी, अगर वो अप्रूव प्लस ओपन हो जाएगी तो वो ओपन का हमें स्टेटस शो हो जाएगा, और अगर वो ओपन है तो अभी वो एक्टिव का हमें स्टेटस शो होगा, ठीक है। उसके बाद जब वो ओपन के बाद डी रेफर्ड हो जाती है, मतलब वो कबूल नहीं करते तो वो डी रेफर्ड हो जाती है। अगर वो डी रेफर्ड है तो अगर हम कोई और भी उसमें प्रॉब्लम अपनी बताते हैं तो शायद वो रिलीज़ हो जाए, तो वो रिलीज़ भी हो जाती है, फिर भी हमारे पास ओपन या एक्टिव का ही स्टेटस रहता है। और जब वो ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसके बाद या तो वो क्लियर का आ जाता है, अगर क्लियर है लेकिन फिर भी हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुई तो वो उसको रीओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर वो क्यू जो है ओपन होने के बाद, एक्टिव होने के बाद अगर डन हो गई है, अप्रूव हो गई है, और हमारा काम जो है वो हो गया, तो वो क्लोज में आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सिंपल से स्टेप्स नहीं बताए गए हैं, बल्कि उनके अंदर जो ढकी छुपी चीज़ें हैं, प्रोसेसेस हैं, वो भी बताए गए हैं, इंफॉर्मेशन भी बताई गई है। अरेंजिंग इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म, अपनी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखना। एक तो सबसे पहले हमने डायग्राम्स की सूरत में पढ़ी है ना, अब हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब टेबल पे बना के लिख सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ बेटर एंड मोर कन्वीनियंट टू अरेंज इंफॉर्मेशन इन a tabular form. This make it easier for the reader to understand and comprehend the information, and hence designing, coding and testing become less challenging. उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि एनालिसिस टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल फंक्शन पॉइंट यूजर्स ग्रुप, मतलब कि IFPUG का क्या है मुखफ़फ़, इंटरनेशनल फंक्शन पॉइंट यूजर्स ग्रुप। काउंटिंग प्रैक्टिकल मैनुअल, ये आप हर इसका मुखफ़फ़ याद रखिएगा, बाकी इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब अरेंजिंग इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में तीन चीज़ें होती हैं इंक्लूड, एक्सटर्नल इनपुट्स होते हैं, एक्सटर्नल आउटपुट्स होते हैं, और एक्सटर्नल इंक्वायरी होती है। अब एक्सटर्नल इनपुट हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्री प्रोसेस होते हैं जो प्रोसेस करते हैं डाटा को, जो कंट्रोल करते हैं डाटा को, और जो डाटा बाहर से आ रहा होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। अब एक्सटर्नल आउटपुट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल आउटपुट एलिमेंट्री प्रोसेसर जो डाटा को सेंड करता है और कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन को आउटसाइड द एप्लीकेशन बाउंड्री। द प्राइमरी इंटेंट ऑफ एन एक्सटर्नल आउटपुट is to present information to the user through processing and logic other than, or in addition to the retrieval of data and control information. The processing logic must contain at least one mathematical formula or calculation or create derived data. An external output may also maintain one or more ILFs और एंड ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल इंक्वायरी आ जाती है जो कि डाटा को सेंड करता है और कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन को आउटसाइड द डाटा बाउंड्री, ठीक है। द प्राइमरी इंटेंट ऑफ एन external query is to present information to the user to retrieval of the data or the control information from ILF और EIF। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास ना फंक्शन बताया गया और यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप्स ऑफ डाटा बताई गई हैं फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है कि ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, उसमें हमारे पास ये क्या है, एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट और एक्सटर्नल इंक्वायरी, ठीक है। अब एन का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉट अलाउड, एम का मतलब क्या है, मे बी, और पी का मतलब क्या है, प्राइमरी इंटेंट, ठीक है। वैसे तो आपने बस इसका नाम नेम्स याद रखने हैं, ढकी छुपी बातें नहीं याद रखनी, ज़्यादा कुछ इसके बाद पूछा नहीं जाता। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास आ जाता है
डाटा फ्लो मॉडल हमारे पास क्या होता है? जब भी हमने सी एस 101 पढ़ी, सी एस 201 पढ़ी, इसमें हमने डाटा मॉडल के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो डाटा मॉडल जो है वो एक सिस्टम के अबाउट होता है, सॉफ्टवेयर के अबाउट नहीं होता, या एक मखसूस चीज़ के अबाउट नहीं होता, ये एक पूरे सिस्टम के अबाउट डाटा बनाया जाता है। फ्लो ऑफ डाटा एक सिस्टम के अबाउट पूरे सिस्टम के अबाउट बनाया जाता है, याद रखना है हमने। ठीक है, कैप्चर्स द फ्लो ऑफ डाटा इन द सिस्टम, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम्स फंक्शनैलिटी, what are the different source of data, what different information take place on data, and what are final outputs generated by these information. It describe data origination, transformation and consumption in a system. Information is organized and disseminated का मतलब होता है different तौर पे लिखा गया हो, ठीक है, at different levels of abstraction. Thus this technique becomes a conduit from top down system. आपने याद रखना कि डाटा फ्लो मॉडल को टॉप डाउन सिस्टम भी कहते हैं, एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट मॉडलिंग। अब डाटा फ्लो मॉडल में हमारे पास कुछ डिफरेंट शेप्स हैं जो यूज़ होती हैं डाटा फ्लो को, फ्लो ऑफ डाटा के लिए। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस के लिए हमारे पास याद रखें कि प्रोसेस के लिए हमारे पास रेक्टेंगल यूज़ होता है, जो कि कॉर्नर वाला नहीं बल्कि ओवल शेप वाला। ठीक है, एक रेक्टेंगल है। व्हाट आर डिफरेंट प्रोसेसेस और वर्क टू बी डन इन अ सिस्टम, या ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डाटा। एक्सटर्नल एजेंट के लिए हमारे पास स्क्वायर यूज़ किया जाता है। ठीक है, using the squares data stores where data is being stored for later retrieval, provide input to the system, output of the processes may be going into these data stores। फिर ये डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है, सिंबल आपने इस तरह से याद रखने हैं, और डाटा के फ्लो के लिए, डाटा के मूवमेंट के लिए एरोस का इस्तेमाल किया जाता है। DFD वर्सेस फ्लो चार्ट। DFD और फ्लो चार्ट का जो डिफरेंस है वो ये रहा कि DFD क्या है, प्रोसेस फ्लो चार्ट इन अ पैरेलल, लूपिंग एंड ब्रांचेस आर टिपिकली नॉट शोन। इसमें लूपिंग और ब्रांचेस नहीं शो होती हैं कि ईच प्रोसेस में पाथ में है वेरी डिफरेंट टाइमिंग। और फ्लो चार्ट क्या है, प्रोसेसेस ऑन फ्लो चार्ट सिक्वेंशियल, show the sequence of steps as an algorithm, and hence looping and branching are part of flow chart। फ्लो चार्ट में हम ब्रांचिंग भी करते हैं और लूपिंग भी करते हैं। ठीक है, हाईलाइट भी कर लेते हैं साथ साथ। डाटा फ्लो मॉडल ये बैंक अकाउंट मैनेजमेंट का डाटा फ्लो मॉडल है। ये DFD है कि यहाँ से हमारे पास फ्लो ऑफ डाटा को आप पता चल रहा है आपके यहाँ पर कि अमाउंट मंथली अकाउंट, मतलब अकाउंट स्टेटमेंट, मंथली बैंक अकाउंट, और फिर अकाउंट के ट्रांजेक्शन कितनी है, ये बैंक का यहाँ पर विड्रॉल है। अब प्रोसेसेस यहाँ पर इस तरह से बताए गए हैं। अब यहाँ पर प्रोसेसेस क्या हैं कि यहाँ पर प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस हमने बताना है इनमें से कौन कौन से। तो प्रोसेसेस हमारे पास ये ग्रीन कलर के बॉक्स वाले हैं। ठीक है, तो रिकनसाइल अकाउंट बैलेंस प्रोसेसेस हमने बता देने कि यहाँ पर पे अ बिल, विड्रॉ फंड्स फ्रॉम एन अकाउंट। तो ये सारे हमारे पास, ये जो ग्रीन कलर के हैं ये हमारे पास क्या हैं, प्रोसेसेस हैं। उसके बाद एक्सटर्नल एजेंट्स हमारे पास बैंक, क्रेडिटर, एम्प्लॉयर, अदर इनकम सोर्सेज हैं। फिर उसके बाद हमारे पास और क्या यहाँ पर बताया गया है, डाटा जो स्टोर्स कर रहा है वो यहाँ पर और किस किस का है, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट्स और अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये हमारे पास किस चीज़ के, डाटा स्टोर्स के। डाटा फ्लो मॉडलिंग क्या है, व्हेन डाटा फ्लो इज यूज्ड टू मॉडल अ सिस्टम फंक्शनैलिटी। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, आपने इनको पढ़ना है, और जी इसमें से और ज़्यादातर कुछ भी नहीं करने वाला, हमने इसको बस रीड करना है। जस्ट शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लें, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लें कि डाटा फ्लो मॉडलिंग होता क्या। बेसिकली जो डाटा फ्लो मॉडलिंग होता है ना हमारे पास, मैंने सोचा थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि वो सिस्टम की फंक्शनैलिटी को मॉडल करने के लिए, तब बनाने के लिए होता है, जिसमें हम अपने डाटा को, प्रोसेसेस और फंक्शंस ऑफ द सिस्टम के फ्लो को बता रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म हो रही होती हैं। ठीक है, डायग्राम में हम बता रहे होते हैं, सारा कुछ डायग्राम में ही शो किया जा रहा होता है। अब जो हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है ना, उसमें इसी के अबाउट बताया गया है कि इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से परफॉर्म हो रहे होते हैं। प्रोसेसेस जो है वो टेक करते हैं इनपुट एंड परफॉर्म करते हैं कंप्यूटेशंस को। ठीक है, प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसेसेस दैट ऑल्टर इंफॉर्मेशन और अप्लाई अ फिल्टर ऑन डाटा ऑफ डाटा इन अ डेटाबेस। उसके बाद हमारे पास है प्रोसेसेस दैट सॉर्ट डाटा एंड रिप्रेजेंट द रिजल्ट टू यूजर्स, प्रोसेसेस दैट ट्रिगर सम अदर फंक्शन, प्रोसेस action performed on the stored data,
दे आर कॉल्ड CRUD ऑपरेशंस एंड डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट सबसेक्शन। उसके बाद प्रोसेसेस जो हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं कुछ एक्शंस। अब उन एक्शंस में CRUD मतलब CRUD CRUD का नाम दिया गया। अब C का मतलब क्या है, क्रिएट, डाटा को क्रिएट करना, स्टोर करना, रीड करना, डाटा को अपडेट करना, स्टोर किए हुए डाटा को अपडेट करना, उसमें चेंजिंग करना और डिलीट करना। जो हमारे पास डाटा स्टोर किया हुआ है उसको डिलीट कर देना। उसके बाद हमारे पास डाटा फ्लो मॉडलिंग के जो लेवल्स हैं वो आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने डाटा जो उसमें डाटा को अगर हम बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करके नहीं लिखेंगे, मतलब ऊपर ऊपर से लिखेंगे, तो वो कंटेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम होगा। अगर उसको हम उसमें हम डिटेल्स वगैरह ऐड कर देंगे तो वो डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम होगा। और फिर उसके बाद हमारे पास और फिर ये इस तरह से कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बताई गई है कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की एग्जांपल जो है वो यहाँ पर इस तरह से दी गई है कि देखिए यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको सोर्सेज बताए गए हैं कि पेशेंट है, नर्स है, ठीक है, फिर पेशेंट का लोग है और पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके अलावा आपको कंप्लीट डिटेल में कुछ भी नहीं बताया गया कि पेशेंट कहाँ जाता है, फिर क्या करता है, उसके साथ अगर रिजेक्ट या एक्सेप्ट होता है तो उसके साथ क्या बिहेव होता है। यहाँ पर इस अबाउट कुछ नहीं बताया गया, तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट आपको बताए गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर आपने उसको लेवल 1 डाटा फ्लो डायग्राम क्या है, अगर आप थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, पेशेंट, फिर वाइटल साइंस, फिर लोकल मॉनिटरिंग में, फिर वो सेंट्रल मॉनिटरिंग में गया, फिर वो नर्स के पास गया, वहाँ पर रिपोर्ट उसने जनरेट की और फिर नर्स जो है वो उसको कहती है कि रुक जाओ, जब डाटा पीछे से आएगा फिर हम आपको बता देंगे। तो ये हमने थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर दी तो वो डाटा फ्लो लेवल 1 डायग्राम है, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगर हम उसमें भी मज़ीद डिटेल्स ऐड करते तो लेवल 2 हमारे पास डाटा फ्लो डायग्राम बन जाती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास पेशेंट का डाटा है, अनपैक साइन है, पल्स, टेम्परेचर, फिर ब्लड प्रेशर हमने वगैरह चेक किया। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें जो हैं पेशेंट की हमने आगे जो रिपोर्ट्स हैं वो बनाने के लिए दी। अब उसके लिए वार्निंग मैसेजेस क्या थे, तो ये हमारे पास लेवल 2 डाटा फ्लो डायग्राम है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर देते हैं। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो डाटा फ्लो डायग्राम में होती हैं, वो क्या होती हैं वो हमने पढ़ना ही है। अब ये है कि हम शेप्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास डाटा की फ़्लो के लिए हमारे पास इस चीज़ का यूज़ होता है, प्रोसेसेस के लिए इस तरह का यूज़ होता है, एक्सटर्नल एंटिटी का फुल स्क्वायर शेप है, डाटा फ़्लो का ये है, एरोज़ हम यूज़ करते हैं। अगर हम अपनी शेप्स को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपना डाटा जो फ़्लो है उसको भी हम अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक एक्सटर्नल एंटिटी से एक्सटर्नल एंटिटी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकती, उसके दरमियान प्रोसेसेस लाजमी आते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपका जो एक्सटर्नल एंटिटी से डाटा जो है वो मतलब जो डाटा आपका स्टोर हो रहा होगा वो आपका डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता, उसके दरमियान भी प्रोसेसेस का आएगा। लेकिन डाटा स्टोर से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल एंटिटी से, ठीक है। अब डाटा स्टोर से आपने एक्सटर्नल एंटिटी में कनेक्ट करना है और उसके दरमियान प्रोसेसेस भी आ जाए तभी एक बात नहीं है, लेकिन आप डाटा सोर्स से डायरेक्ट डाटा स्टोर नहीं करवा सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हम मिस्टेक्स ड्यूरिंग द डाटा मेकिंग द डायग्राम ऑफ डाटा फ्लो कर देते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो काइंडली लाइक कर दिया करें चैनल को। इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए लेक्चर बनाने के लिए, पहले घंटा लगाऊँ फिर बाद में ये लेक्चर रिकॉर्ड करने में भी इतनी देर लग जाती है। तो काइंडली आप लाइक नहीं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में। अल्लाह हाफिज़।